अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी बच्चों? तो बच्चों रिप्लाई कर दिया करो, माइक ऑन कर लिया करो ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोग सुन रहे हो। अ, हमारा जो कल का सेशन स्टार्ट हुआ है, हमने स्टार्ट किया है सेल्स टैक्स से। तो उसी के ऊपर अभी सेशन चलेंगे, इंशाल्लाह 6 से 8 लेक्चर होंगे सेल्स टैक्स के ऊपर, जिसमें हम इसको कवर करेंगे। इसका जो सेल्स टैक्स एक्ट है, कल मैंने आप लोगों को कुछ समझाया। अगर आई होप कि आप लोगों को याद होगा, थोड़ा बहुत टॉपिक है। जैसे कह लो कि सेल्स टैक्स के बेसिक सेल्स टैक्स वर्क करता है, कंसेप्चुअली ज्यादा है एज कम्पेयर कि थ्योरेटिकल आप इसे कहो। ये कंसेप्चुअल वर्क है ज्यादातर ना। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है बच्चों हमारा। ये प्रीएम्बल है उसका। हमने जब भी पढ़ना है तो प्रीएम्बल से स्टार्ट करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको प्रीएम्बल पढ़ के बता रहा हूँ, फिर आगे थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं। सेल्स टैक्स का प्रीएम्बल है, स्टार्ट से टॉप पे है बच्चे। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द लेवी ऑफ अ टैक्स ऑन द सेल, इंपोर्टेशन, एक्सपोर्टेशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो जो भी लेवी ऑफ टैक्स होगा, किसके ऊपर होगा? सेल पे होगा, इंपोर्ट पे होगा, एक्सपोर्ट पे होगा, प्रोडक्शन पे होगा, मैन्युफैक्चर और कंजम्पशन। इसके अलावा कोई और चीज होगी तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। ये प्रीएम्बल ने डिसाइड कर लिया है, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं होगा। हमारा प्रीएम्बल जो कहता है, हम पहले स्टार्ट करते हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रीएम्बल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब चैप्टर 1 है इसका, इसमें जो सबसे नीचे बच्चे डेफिनेशन आ रही है एक्टिव टैक्स पेयर की। एक्टिव टैक्स पेयर, खैर इसको शायद मैंने आगे डिफाइन ना किया हो। हाँ, इनपुट टैक्स पे स्टार्ट करते हैं। एक्टिव टैक्स पे वो होता है जो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में फॉल कर रहा हो, उसको हम एक्टिव टैक्स पे कहते हैं। जिसकी कंप्लायंस पिछले 6 महीनों में 100% होगी, वो एक्टिव टैक्स पेयर कहा जाता है। अब हम अगले जो कंसेप्ट कल मैंने पढ़ाए थे उसमें से एक कंसेप्ट था इनपुट टैक्स। अब ये डेफिनेशंस हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हम डेफिनेशंस को देखेंगे क्योंकि कंसेप्चुअल है, तो उसी को मैं कल वाले लेक्चर जिससे कल मिस हो गया, कल फॉर एनी अननोन रीजन नहीं था, वो बच्चा गौर से सुन ले। तो इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मींस टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टू द पर्सन। बेसिकली जब सेल होगी तो सेल के लिए यहाँ पर वर्ड यूज होता है सप्लाई। और चूंकि सेल्स टैक्स एक्ट डील करता है गुड्स के अंदर, तो इसीलिए सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो ही वो उसको कंसिडर किया जाएगा सेल पर्पस के लिए। तो सेल ऑफ गुड्स नहीं यूज हो रहा वर्ड, यहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स वर्ड यूज हो रहा है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स टू द पर्सन होगी तो जो टैक्स लगेगा उसको इनपुट टैक्स कहेंगे। टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय द पर्सन। मतलब क्या कि इसको सेल, जो भी हमारी बाहर के मुल्क से हम पाकिस्तान में चीज मंगवाएंगे, तो वो जो पर्सन के लिए है, बाय द पर्सन, जिसे जहाँ बाय द पर्सन वर्ड है, लेट्स से के सप्लाई ऑफ गुड्स टू द पर्सन, तो उस पर्सन के लिए जिसको वो मिल रही है उसके लिए जो टैक्स होगा वो इनपुट होगा। और जो पर्सन बाहर से चीज मंगवा रहा है और उसको हम इंपोर्ट कहेंगे, उस पे जो टैक्स होगा उसको इनपुट कहेंगे। In relation to goods or services acquired by the person, tax levied under Federal Excise Act in sales tax mode, इसे हम कहते हैं FED in sales tax mode, as a duty of excise on manufacture or production of goods or rendering or providing of services। इस केस में भी जो FED लगेगी, FED का इधर ताल्लुक क्या है थोड़ा सा समझा देता हूं। सबसे पहले ये होता था कि पहले होती ही फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी, सेल्स टैक्स एक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो सब चीजें एफईडी पे लगा करती थी। जब एफईडी का स्कोप बढ़ना शुरू हो गया तो सेल्स टैक्स एक्ट को सेपरेट कर दिया। सेल्स टैक्स एक्ट से फिर सर्विसेज को सेपरेट कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हिस्ट्री है, एफईडी कन्वर्ट हुई है सेल्स टैक्स में, और फिर सेल्स टैक्स आगे से थोड़ा सा उसका हिस्सा निकल के सेल्स टैक्स और सर्विसेज में चला गया है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो एफईडी जिसमें सेल्स टैक्स मोड में पे होती हैं, तो उसको हम कहते हैं एफईडी इन सेल्स टैक्स मोड।
तो गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर्ड बाय अ पर्सन मींस परचेज्ड बाय अ पर्सन, इस सिनेरियो में जो भी एफईडी भी लगेगी तो उसको हम इनपुट टैक्स ही कहेंगे, लेकिन उसको कहेंगे इनपुट टैक्स इन टर्म्स ऑफ एफईडी इन सेल्स टैक्स मोड। तो और वो किस पे लगेगी, मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे। तो इस तरह के सिनेरियो पे वो भी इनपुट टैक्स के जुमरे में आएगी। प्रोविंशियल टैक्स लेविड ऑन सर्विसेज रेंडर्ड और प्रोवाइडेड टू द पर्सन, क्योंकि ये पुराना क्या कहते हैं सेल्स टैक्स एक्ट पुराना चल रहा है काफी बीच में, तो इसमें सेल्स टैक्स और सर्विसेज भी आएगा। बाजों का कुछ जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कहा गया कि एक सूबे से दूसरे सूबे में हो सकता है। तो अगर लेट से कि आप अगर देखें बच्चों के सर्विस जो टैक्स होता है, टैक्स कलेक्शन या टैक्स जितना भी है उसके लिए मिनिस्ट्री बनी हुई है। वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उसका एक डिपार्टमेंट है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देखता है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट और कस्टम्स एक्ट। ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देखा करता है, और आईसीटी सेल्स टैक्स और सर्विसेज भी देखा करता है। लेकिन जो प्रोविंशियल का टैक्स है वो उनके रेलेवेंट रेवेन्यू बोर्ड्स बने हुए हैं, लेकिन उनको भी रेगुलेट करने वाला मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही होते हैं। उनका बजट डिसाइड करने वाला पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही होते हैं। तो इस सिनेरियो में जो सर्विसेज भी होंगी उसका ऊपर जो इनपुट लग रहा है वो भी सेल्स टैक्स की इनपुट की डेफिनेशन में शामिल है। इसी तरह बच्चों सेल्स टैक्स एक्ट को जब अडॉप्ट किया है आजाद कश्मीर ने, तो पहले आजाद कश्मीर, अच्छा कोई बच्चा मुझे बताएगा कि क्या गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है कि नहीं है? एनीवन, कोई बच्चा बताएगा? बच्चों मैं तुम लोगों से अस्सलाम सर। अस्सलाम बच्चे। सर, आज़ाद कश्मीर एक अलग रियासत है, पर पाकिस्तान उसको तस्लीम कर चुका है, तो हमारे इसलिए पाकिस्तान का हिस्सा है वैसे ना। तो वैसे अलग उसको काउंट करते हैं, वो अलग रियासत है हमारी। अच्छा, और गिलगित बल्तिस्तान? वो सर हमारा हिस्सा बन गया है अपने पाकिस्तान का सर। अच्छा, ये अलग टेक्निक सूबा बन गया ना सर। जी बी एन। बच्चे सूबा नहीं बना अभी ना, उसको सूबे का दर्जा नहीं दिया गया, फेडरल ने भी नहीं दिया उसको दर्जा। ये अच्छा करारदादे ठीक है। हैं ये अभी, इनके ना आजाद कश्मीर ना गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। उन्होंने कुछ कवानीन पाकिस्तान से ऑप्ट किए हुए हैं, पाकिस्तान के कवानीन को अपने दायरे इख्तियार में लाए हुए हैं। जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आजाद कश्मीर सेपरेट है। अगर ये बिल्कुल सही है सेपरेट सर। सेपरेट ना होते तो उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट और उनकी अपनी हाई कोर्ट ना होती, वो उनकी अलग वजीर सेपरेट। आजम भी है उनका, बिल्कुल सही सीधा सर। ठीक है ना, तो वो बच्चों सेपरेट हैं। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लॉ को ऑप्ट किया हुआ है, तो इस तरह कोई भी पाकिस्तान से सामान जाएगा आजाद कश्मीर के अंदर, तो उस सिनेरियो में अगर आजाद कश्मीर में कोई से परचेज करते हैं गुड्स को, तो वहां पर भी जो टैक्स करेगा, टैक्स लगेगा, उसको इनपुट टैक्स कहेंगे। ये सिंपल कल वाली डेफिनेशन है, इसमें कोई चीज नहीं है। मैंने एक चीज बताई थी, जब भी गुड्स एक्वायर करोगे या परचेज करोगे उस पे जो टैक्स होता है उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। और इनपुट टैक्स रिकॉर्ड होता है बच्चों एनेक्स्चर ए के अंदर। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, कोई स्पेशल चीज नहीं है। याद रखो, परचेज करोगे, परचेज ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ सर्विसेज, दोनों का एक ही मकसद है, परचेज होना। परचेज होंगी, सेल्स टैक्स और सर्विसेज लग जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, आउटपुट टैक्स क्या था? आउटपुट टैक्स का मतलब है टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय द पर्सन। जो बंदा खुद से सप्लाई कर रहा है, तो जो टैक्स लगेगा उसे हम आउटपुट टैक्स कर देंगे। अगली बातें वही है, टैक्स लेविड अंडर द फेडरल एक्साइज इन सेल्स टैक्स मोड एज अ ड्यूटी एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज बाय द पर्सन। यहाँ पर बच्चे देखो, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि अगर पहली पहली लाइन ए में पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है इनपुट टैक्स मींस टैक्स लेविड अंडर दिस एक्ट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टू द पर्सन। अब यहाँ पर देखो बच्चे, इसमें है मेड बाय द पर्सन।
जिस बंदे को मिलती है, जो बंदा एक्वायर कर रहा होता है गुड्स को या सर्विसेज को, तो जो टैक्स लगेगा इनपुट हो जाएगा। जो बंदा सेल कर रहा है गुड्स या सर्विसेज को, वो उसके लिए वो आउटपुट टैक्स हो जाएगा। सेल टैक्स लेविड ऑन सर्विसेज रेंडर्ड और प्रोवाइडेड बाय द पर्सन अंडर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस। ये भी सर्विसेज का ऑर्डिनेंस है, उसमें भी जो टैक्स लगेगा सेम, रेंडरिंग ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, तब जो टैक्स लगेगा उसको आउटपुट टैक्स कह देंगे। सिंपल सा मायने है कि सेल हो जाए तो टैक्स है आउटपुट टैक्स, और वो रिकॉर्ड होगा एनेक्सर सी के अंदर। परचेज होगी उसे हम इनपुट टैक्स कहेंगे, रिकॉर्ड होगा एनेक्सर ए के अंदर। अगली बात, मैन्युफैक्चर, अगर किसी का कोई सवाल है बच्चों तो मुझसे खुल के पूछो बच्चों, कोई कंफ्यूजन है मुझसे पूछ लो, कोई मसला है मुझसे पूछ लो बच्चों। बच्चे सब क्लियर है? उफ, एक तो बड़े कंजूस हो यार आप लोग, कोई माइक ही नहीं ऑन करता। ठीक है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, अब हमने पीछे पढ़ा कि मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर जो होता है उस पे जो, अच्छा आपने ये कंजूस का कहा है कि कंजूस हैं आप, ठीक है चले, कंजूस पे आपने यस सर कह दिया, चलो कोई नहीं। Manufacturer or producer means a person who engages, whether exclusively or not, in the production or manufacture of goods, whether or not the raw material of which the goods are produced or manufactured are owned by him। Means मैन्युफैक्चर का या प्रोडक्शन का क्या मतलब है? वो बंदा जो कि कंप्लीटली पूरे का पूरा या आधा तो आधा, मतलब या सारा उसका बिजनेस या आधा उसका बिजनेस कोई गुड्स को बनाने में काम करता है, मतलब गुड्स के बनाने के अंदर कारोबार करता है, चाहे रॉ मटेरियल हो, वेदर और नॉट द रॉ मटेरियल ऑफ विच गुड्स आर प्रोड्यूस, चाहे वो रॉ मटेरियल को यूज करके कुछ बना रहा हो या जो चीज बना रहा हो वो उसकी अपनी हो। एंड शेल इंक्लूड, मतलब कोई भी बंदा, बच्चों ये आपको लग रही होंगी बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन कि सर ये तो हमें पता है, ये तो बड़ी इजी चीजें लिखी हुई हैं, बट बच्चों इसी के ऊपर बहुत ज्यादा केस होते हैं कि डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। ये अब अगर मैं कहूं कि मेरे पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं या प्रोड्यूसर हूं, जबकि मैं कोई मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहा, तो मुझ पे एफईडी कैसे लग सकती है? तो इस तरह हम उस चीज को देखा करते हैं। अ पर्सन एंड शेल इंक्लूड अ पर्सन हु बाय एनी प्रोसेस और ऑपरेशन असेंबलीज, मिक्सेस, कट्स, डाइल्यूट्स, बॉटल्स, पैकेजेस, रीपैकेजेस और प्रिपेयर गुड्स बाय एनी अदर मैनर। वो बंदा, एनी पर्सन हु बाय एनी प्रोसेस और ऑपरेशन असेंबली, यानी कि कोई बंदा किसी प्रोसेस के थ्रू बनाता है, मिक्स करता है, कट करता है, कोई चीज में एक्स्ट्रा पानी डाल के डाइल्यूट करता है, या कोई चीज में डाल के लिक्विड डाल के डाइल्यूट करता है, मतलब उसको पतला करता है, बोतलों में पैकिंग करता है, या पैकेजेस मतलब उसके ऊपर रैपिंग करता है, रीपैकेजेस डब्बों में बांधता है, और प्रिपेयर गुड्स बाय एनी अदर मैनर। तो ये सब के सब तो बच्चों, आप लोगों ने अगर कभी पेप्सी की बोतल देखी हो ना, तो उस पर सेल्स टैक्स लगा होता है, और इसी तरह उस पे एफईडी का वर्ड लिखा होता है, तो गौर करना उस पे एफईडी भी लिखा होगा। तो वो एफईडी इन सेल्स टैक्स मोड होती है। खैर, तो ये भी काम करेगा तो मैन्युफैक्चर में आएगा। एन असाइनी और ट्रस्टी इन बैंकरप्सी, लिक्विडेटर, एग्जीक्यूटर और क्यूरेटर और एनी अदर मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर एंड एनी पर्सन हु डिस्पोजेस ऑफ हिज एसेट इन अ फिड्यूशरी कैपेसिटी। किसी बंदे को कोई प्रॉपर्टी असाइन की जाए ड्यूरिंग द बैंकरप्सी, यानी कि वो कोई बंदा लिक्विडेट हो रहा है, मतलब उसके पास पैसे नहीं बचे, अब खत्म हो रहा है, उसके पास डिक्लेयर हो रहा है कि उसके पास जरा 0 रुपए हैं, या कोई मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर और एनी अदर मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर एंड, या कोई बंदे की प्रॉपर्टी जो खत्म हो रही है, तो या वो मैन्युफैक्चरर हो या प्रोड्यूसर हो, जो उसके एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर रहा है, सेल कर रहा है, तो उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स लग जाएगा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर की डेफिनेशन में फॉल करता है। Any person, firm or company which owns, holds, claims or uses any patent, propriety or any other right to goods being manufactured, whether in his or its own name
or in his or in its behalf as the case be, whether or not such person, firm or company sells, distribute, consigns or otherwise disposes of the goods. कोई बंदा, फर्म या कंपनी जो अपने पास होल्ड करती है कोई भी पेटेंट, पेटेंट मतलब इंटेंजिबल एसेट, टू प्रोड्यूस एनी अदर गुड्स, प्रोप्राइटरी कोई ऑनरशिप रखती है किसी चीज का जिससे आगे चीज बनते हैं, और एनी अदर राइट टू गुड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, मतलब पेप्सी इंटरनेशनल है, उसने यहाँ पर पेप्सी पाकिस्तान को राइट दिया है कि वो कोई चीज बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर पेप्सी के नाम से, वेदर इन इट्स ओन नेम, क्योंकि बाहर का नाम पेप्सी इंटरनेशनल है, यहाँ पर नाम पेप्सी पाकिस्तान है, चाहे बाहर का नाम यूज हो रहा है या उसका पाकिस्तान का अपना है, on its own behalf as the case may be, whether or not such person firmly distribute, consign otherwise disposes of, को चाहे पेप्सी पाकिस्तान या पेप्सी इंटरनेशनल एक दूसरे को गुड्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, जो मर्जी सिनेरियो होगा ये मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर की डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगे क्लियरली, provided that for purpose of refund under this act only such shall be treated as manufacturer cum exporter who owns and his own manufacturing facility to manufacture, वो ही इसके अंदर आएंगे, प्रोवाइजो दिया हुआ है जो खुद मैन्युफैक्चरर फैसिलिटी अपने पास रखता है ताकि मैन्युफैक्चर हो सके। तो ओवरऑल इस डेफिनेशन का मतलब अगर मैं एक सिंपल अल्फाज में बयान करूं, कुछ सिंपल इसको कर दूं डेफिनेशन को, तो मतलब ये है कि कोई बंदा कोई चीज तैयार करता है इन वट एवर द फॉर्म इज, जिस मर्जी फॉर्म में हो, उसकी फाइनल शक्ल बनने के लिए, मतलब मोबाइल के अंदर एक बंदा बैटरी बना रहा है, एक बंदा कैमरा बना रहा है, एक बंदा उसका मदरबोर्ड बना रहा है, एक बंदा रैम बना रहा है, एक बंदा उसका प्रोसेसर बना रहा है, जो मर्जी बंदा कुछ भी उसका बना रहा है, और एक बंदा उसको डब्बे में पैक कर रहा है, तो डब्बे में जो पैक करने वाला है वो भी मैन्युफैक्चरर है, जो कैमरा बनाने वाला है वो भी मैन्युफैक्चरर है, जो रैम बनाने वाला है वो भी मैन्युफैक्चरर है, वो सारे के सारे मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर की डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगे, जिस मर्जी नाम से हो, पाकिस्तान में सैमसंग बन रहा हो या जो पाकिस्तान के बाहर से सैमसंग बन के पाकिस्तान में आ रहा हो और आगे से बंदा सेल कर रहा हो, तो वो भी मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जरा सोच के मुझे बताना, आप सबसे सवाल है, 8 बंदे क्लास में है, कोई बंदा गायब ना हो, ठीक है? कोई मुझे बताए बच्चों कि जो फोटो कॉपिंग होती है, फोटो कॉपी करना, क्या वो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर की डेफिनेशन में फॉल करता है कि नहीं? फोटो कॉपियर, क्वेश्चन इज दिस, फोटो कॉपियर जो पेज पे प्रिंटिंग करता है, फोटो कॉपी करता है, क्या वो मैन्युफैक्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोलो बच्चे। सर मैन्युफैक्चरिंग में आएगा आई थिंक, कि उसके अंदर वो कॉर्टेज भी होती है, फिर उसका मेंटेनेंस होता है, हर पार्ट अलग अलग लगता है। अच्छा, कोई और बच्चा बोलेगा? आसिफ भाई, फाद भाई, इमरान रसूल, दाना गुलाम अब्बास, मिस सोनिया, सैयद गैस हैदर, तैयब, नादिया मैडम, सारे बच्चे बारी बारी बताओ, फोटोकॉपियर क्या गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो, शाबाश, ये देखो, मैं अगले सवाल पे जाऊंगा ही नहीं जब तक आप लोग बोलोगे नहीं। ये बच्चे, आई आर कौन है? आई आर, इमरान रसूल, बच्चे मुंह से बोल लो ना, कुछ नहीं होता। सर बिल्कुल फोटोकॉपी गुड मैन्युफैक्चर कर रहा है ना सर, क्योंकि हमारी जितनी भी रोजमर्रा की चीजें हैं सारी वो फोटोकॉपी हमें जरूरत पड़ती रहती है हर चीज में, ज्यादातर अभी अदालतें देख लें, कोर्ट कचहरी हैं या कुछ और हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं, तो हमें फोटोकॉपी करना पड़ता है सर, चीजें इसको इस्तेमाल में लाना पड़ता है सर। ठीक हो गया, चलो और कोई बताएगा? आ, गैस हैदर,
मिस नादिया तैयब। सर अगर मैं देखा जाए टेक्निकली तो वो सेम चीज ही की कॉपी क्रिएट कर रहा है। अगर हम इसे मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब तो ये ओके होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो वो एग्जैक्टली उसकी कॉपी क्रिएट कर रहा है, तो वो बना नहीं रहा, कोई नई चीज नहीं बना रहा है, किसी में अपना पार्ट प्ले नहीं कर रहा। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है, अगर मैं शॉर्टली समझूं, कि वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये कहना चाह रही हैं बच्चे आप? जी सर। और कोई और बच्चा बोलेगा? चलो मैं बोलता हूँ, तैयब बच्चे। सर क्वेश्चन क्या था, दोबारा रिपीट कर देंगे? बच्चे, जो फोटोकॉपियर होता है वो प्रिंटिंग कर रहा होता है ना, फोटोकॉपी बना के दे रहा होता है, तो वो क्या मैन्युफैक्चरर होता है कि नहीं होता? सर वो तो सर्विस दे रहा है ना आपको। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है वो गुड्स बना के नहीं दे रहा? फोटोकॉपियर तो आपको फोटोकॉपी करके दे रहा है। तो फोटोकॉपियर पेज भी तो दे रहे हैं ना आपको। सर्विस तो लेकिन इंटेंजिबल नहीं होती सर्विस बच्चे। सर गुड्स में तो आएगी, लेकिन वो सर्विसेज भी चार्ज करेगा अपनी। चलो मैं बच्चे बता देता हूँ, फोटोकॉपियर जो, अगर पेजेस आप लेके गए हो, टोनर आप लेके गए हो, तो सर्विस है। अगर पेजेस जो हैं वो उसके हैं, वो बना के दे रहा है, आपको वो गुड्स दे रहा होता है, आपको वो गुड्स दे रहा है, और वो पेज को फाइनल शक्ल दे रहा है। जो खाली पेज होता है ना, खाली पेज तो किसी के काम का नहीं होता। खाली पेज से क्या करना होता है? कुछ भी नहीं होता जब तक उस पर कुछ लिखा ना हो। तो जब तक उस पर कुछ लिखा नहीं होता तो वो किसी के काम का नहीं है। तो इसीलिए जो फोटोकॉपिंग है, एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इज अ मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर। ठीक है बच्चों, याद रख लो। तो इस तरह की चीजें जो फाइनल प्रोडक्ट उसको शेप देती है फाइनल, क्योंकि फोटोकॉपी करने के बाद पेज की फाइनल शेप बन जाती है, तो वो उसको एक यूज हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, मतलब कोर्ट्स में यूज हो सकता है, किसी और जगह पे यूज हो सकता है, कुछ बुक्स में यूज हो सकता है, तो वो फिर गुड्स की शक्ल में आ जाती है और वो मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन की डेफिनेशन में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, किसी को इख्तलाफ करना है तो इख्तलाफ करे और मुझे इसका काउंटर आर्गुमेंट दे सकता है। ठीक है सर एक सवाल सर है। हाँ बच्चे। आवाज आ रही है सर? जी बच्चे, आ रही है। अच्छा सर, इसमें सवाल ये पूछना है कि बहुत सी कंपनीज जैसे होती है फोटोकॉपियर हायर करती हैं, आउटसोर्स कर देती हैं। यानी कि वो बंदा कंपनी में मशीन रख देता है, अपनी कार्ट्रिज उसका होता है, उसकी सारी मेंटेनेंस उसकी होती है, सिर्फ पेपर जो होते हैं वो कंपनी के यूज हो रहे होते हैं, और वो मंथ एंड पे जो है उसको एक बिलिंग करता है। तो सर ये सर्विसेज में शुमार होगा या गुड्स में जाएगा फिर? बच्चे, गुड्स में शुमार होगा, क्योंकि टोनर शोनर सारा कुछ वही भर रहा होता है। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि आप कभी आपको, अगर मैं कोई नोटिस मुझे मेरे पास आया किसी एक शॉप का आएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि फोटोकॉपियर पे सेल्स टैक्स एक्ट लगता है, क्योंकि वो गुड्स और मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में आ रहा होता है। जब वो बना के आपको दे देता है, एक बुक दे देता है, तो ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है आपको, पेपर बुक या कुछ भी। तो वो जब ट्रांसफर हो जाती है ओनरशिप, तो वो सेल्स हो जाती है। और सेल्स टैक्स एक्ट में है कि सप्लाई ऑफ गुड्स होगी तो वो गुड्स की शक्ल, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो वो सेल के जुमरे में आएगा। ठीक है बच्चों, तो वो गुड्स की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। ठीक है सर। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। अब सेल्स टैक्स क्या है? सेल्स टैक्स क्या है? द टैक्स, एडिशनल टैक्स और डिफॉल्ट सरचार्ज लेविड अंडर दिस एक्ट। कोई भी टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज, एडिशनल टैक्स जो लगेगा इस एक्ट के तहत उसको सेल्स टैक्स कहेंगे। A fine or fee imposed or charges under this act, including fee and service charges imposed and collected under section 76, इस सेक्शन के अलावा बकिया जो भी फाइन पेनल्टी लगेगी उसको भी सेल्स टैक्स कहेंगे हम। Any other sum payable under any other provision of this act or the rules made thereunder, सब के सब सेल्स टैक्स होंगे। सिंपल सी बात है कि जो भी टैक्स लगेगा वो सेल्स टैक्स होगा, चाहे फी हो, पेनल्टी हो, जो भी हो, वो टैक्स लग जाए, वो सेल्स टैक्स कहेंगे। अगली सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सप्लाई।
Supply means a sale or other transfer of the right to dispose of goods as owner. Supply का मतलब है कोई भी सेल और कोई और ऐसी ट्रांसफर जिसमें राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स हो, बंदे के पास हो सके एज ए ऑनर। मतलब मैं एज ए राइट ऑफ ऑनर, मैं मेरा राइट है कि मेरे पास कोई गुड्स है, मैं बेच सकता हूं उसको, तो उसको हम सप्लाई कहेंगे। इंक्लूडिंग सच सेल और ट्रांसफर अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूड्स के बाद डैश 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 छोड़ दो उसको। पॉइंट क्या सिंपल में बताना है कि जिसमें राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ऑनर आ जाए वो सब का सब सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा, जो जिसमें एज ए आप ऑनर ट्रांसफर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ऑनर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऑनरशिप एज ए ऑनर ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर हो जाएगा। आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा सप्लाई ऑफ गुड्स था। सप्लाई ऑफ गुड्स की जब बाय अ पर्सन टू अ पर्सन, जब सप्लाई की डेफिनेशन भी नहीं उतरेगी तो सप्लाई ऑफ गुड्स तो हो ही नहीं सकता। इट मींस कि जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी, आप में से वो बच्चा मुझे बताए जो कल क्लास में नहीं था। आप में से कोई ऐसा बच्चा जो कल क्लास में नहीं था, वो बच्चा मैसेज कर दे या बता दे कि कल क्लास में कौन नहीं था। हमजा बच्चे कल क्लास में थे आप? सर मैं कल नहीं था क्लास में सर। ठीक है। हमजा फरीद आप थे कल? सर मैं भी नहीं थी, लाइट चली गई थी तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा चलो कोई नहीं। और अच्छा मैसेज आ गया, मैसेज आए। मैं नहीं था, ये जो मैं नहीं था, नो सर जी सर, मिस सोनिया आप भी नहीं थी, और मी आई इमरान रसूल भाई। चलें, जो नहीं थे ना उनसे सवाल है कि नादरा का जो आईडी कार्ड आपको मिलता है, कल मैंने एग्जांपल दी थी क्लास में, आईडी कार्ड जो बच्चों आपको मिलता है वो सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है कि नहीं उतरता? क्वेश्चन इज दिस। नहीं सर, वो नहीं होते, इस डेफिनेशन पे फॉलो नहीं करते सर। ठीक है, क्यों फॉल नहीं करता? क्योंकि सर वो एक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो हम सेल नहीं कर सकते किसी को भी। परफेक्ट बच्चे। इसी तरह आप बच्चे बताओ, कोई और बच्चा बताए कि जो सिम होती है वो आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, जो मोबाइल की सिम होती है? बिल्कुल सर, कर सकते हैं ट्रांसफर सर। अच्छा, नहीं सर, ट्रांसफर नहीं कर सकते हम रिटर्न कर सकते हैं कंपनी को। और नहीं वो सर, आगे हम लोग चल ट्रांसफर नहीं कर सकते सर। आप बच्चे सिम को कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते, सिम कंपनी को वापस करनी होती है। ठीक है, तो जब तो सर वो जो ट्रांसफर होते हैं, हम एक अपने नाम से मैं किसी और को ट्रांसफर कर देता हूँ, वो नहीं होती सर? बच्चे वो पहले कंपनी के नाम पे लगेगी, फिर कंपनी किसी और को देगी। अच्छा इस तरह अच्छा, ठीक है होता है। सर। ठीक है, ओके, राइट सर, राइट। इस तरह के जितने भी सिनेरियो होंगे जब आप किसी को एज ए ओनर ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है इस सिनेरियो में सप्लाई ऑफ गुड्स की डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे, सप्लाई की डेफिनेशन से। जब सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे तो सेल्स टैक्स लगेगा ही नहीं। सप्लाई की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि ऑनरशिप होगी आपकी। अब देखो, नादरा का आईडी कार्ड है, आपके पास है, वो आपकी प्रॉपर्टी ही नहीं है। इसी तरह जो सिम होती है ना, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती, वो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है। आपको राइट टू यूज मिलता है जस्ट। नादरा आईडी कार्ड जो आपको मिलता है, ओनली राइट टू यूज दैट आईडी कार्ड, ये आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, इट इज नथिंग मोर देन दिस। इसी तरह पासपोर्ट है, वो आपको राइट टू यूज मिलता है, बट ना ट्रांसफर नहीं हो सकता किसी और को। तो जो इस तरह के सिनेरियोज होते हैं, बेफॉर्म हो गया, ये सब के सब जो ट्रांसफर नहीं हो सकते, तो इस सिनेरियो में वो सप्लाई भी नहीं हो सकती। ये वन ऑफ द मेन कंसेप्ट ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट है बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई काउंटर तो नहीं करना चाहता?
चलें आगे चलते हैं, ठीक है। टैक्सेबल एक्टिविटी, टैक्सेबल एक्टिविटी अगला कंसेप्ट है, मींस एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट। कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो एक बंदा करे, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या ना हो। मतलब अगर सप्लाई आपने कर दी है, लेट्स से कि राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स था एज ए ऑनर आपके पास, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी जाती है। लेट्स से कि कोई भी प्रॉपर्टी आपने बेची है किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट, जब फ्री ऑफ कॉस्ट आप बेचते हो तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी तो जीरो हो गई है। इसका मतलब है ना पैसों का लेन देन आपका था ही नहीं। जब इस तरह का सिनेरियो होता है तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब मैंने पैसों का तो बेचा ही नहीं तो किस बात का सेल्स टैक्स एक्ट, किस बात का सेल्स टैक्स। तो लॉ ये कहता है कि पहली बात है सप्लाई थी कि नहीं थी, फिर दूसरी बात कहता है कि टैक्सेबल एक्टिविटी थी कि नहीं थी। जब टैक्सेबल एक्टिविटी को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए किया है या नहीं किया, या जितने का लिया था उतने का बेच लिया है। तो दोनों सिनेरियोज में वो टैक्सेबल एक्टिविटी तो हो गई है, राइट तो आपका था कि आप उसको प्रॉफिट पे बेच दें, नहीं बेचा तो हम क्या करें, सेल्स टैक्स लग जाएगा। एंड मजीद इसको डिफाइन करता है कि एंड इंक्लूड्स एन एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ट्रेड और मैन्युफैक्चर, बिजनेस करें ट्रेड करें मैन्युफैक्चर करें, an activity that involves the supply of goods by the rendering of providing of service of both by the supply of goods हो rendering of providing of services हो, तब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। वन ऑफ एडवेंचर, जिंदगी में एक दफा किया है जिस वो, और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, जिंदगी में एक दफा, जैसे लेट से पेंटिंग थी आपके पास, आपने उठा के बेच दी है, तो जब बेच दी है आपने तो वो वन ऑफ कंसर्न है, उसमें प्रॉफिट था कि नहीं था और उसमें ट्रेड थी कि नहीं थी। वैसे तो ट्रेड होगी क्योंकि प्रॉफिट आ रहा होगा आपको, यस पैसे आ रहे होंगे। तो दोनों सूत्रों में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। एनीथिंग डन और टेकन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी ऐसी हरकत जो कि काम शुरू करने से पहले या काम खत्म करने से पहले अदा की जाती है, कुछ भी ऐसा कंसर्न होता है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक्स का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा होता है। इसमें जो चीजें शामिल नहीं की वो ये नीचे हैं, द एक्टिविटीज ऑफ एन एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दैट कैपेसिटी टू एन एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा होता है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के तहत, वो बच्चों सेल्स टैक्स के जुमरे में, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के जुमरे में नहीं आती। एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट रिक्रिएशनल परसूट और हॉबी, लेट से बंदा कॉइन्स इकट्ठे करता है, स्टैम्प्स इकट्ठे करता है, लेट से गेम्स खेलता है, कोई ऐसी वैसी हरकतें करता है, तो वो भी सेल के जुमरे में नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के जुमरे में नहीं आती। एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल व्हिच इफ कैरिड ऑन बाय इंडिविजुअल वुड फॉल विद इन द सब क्लॉज बी, कोई ऐसी हरकत बंदा करता है जो कि उस हरकत करने की वजह से वो उसकी रिक्रिएशनल परसूट और हॉबी बन जाती है, तो उस सिनेरियो में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि वो खुशी से ख्वाहिश के तौर पे कर रहा होता है। लेकिन बिजनेस के लिए करेगा या उसकी तरह के कोई हरकतों के लिए करेगा जिसमें पैसों का इनफ्लो आउटफ्लो होगा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के जुमरे में आ जाएगी, चाहे उसमें लॉस हो या प्रॉफिट ना हो। सब सूरतों में वो बच्चों बन जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन में। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन बच्चों? नो सर। आगे चलते हैं बच्चों, टैक्सेबल सप्लाई। अब बच्चों पहली बात ये है कि हमने पढ़ा कि सप्लाई क्या होती है। अगर सप्लाई होगी तो ही टैक्सेबल सप्लाई होगी, सप्लाई ही नहीं होगी तो टैक्सेबल तो गया ना दूर। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट सप्लाई था, अगला कंसेप्ट है टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई मींस अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेड बाय एन इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर
other than the supply of goods which is exempt under section 13 and includes supply of goods chargeable to tax at 0% under section 4. लॉ कहता है कि तमाम के तमाम गुड्स की सप्लाई जो के अदर देन सेक्शन 13 है, अदर देन एग्जम्प्ट हैं, तमाम के तमाम गुड्स की सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई है। ठीक है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर करे, इंपोर्टर करे, होलसेलर करे, डीलर करे, डिस्ट्रीब्यूटर करे या रिटेलर करे, जो मर्जी करेगा वो टैक्सेबल सप्लाई है। मींस ऐसी कोई भी चीज जो कि एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ऐसी कोई भी चीज जो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है वो टैक्सेबल सप्लाई के जुमरे से बाहर है। अदर देन दोज सब के सब टैक्सेबल सप्लाई हैं। मैं थोड़ा सा समराइज करता हूं बातों को। पहली बात, सप्लाई, सप्लाई की डेफिनेशन ओनरशिप हो और आप ट्रांसफर कर सकते हो। अगर सप्लाई होगी तो टैक्सेबल सप्लाई होगी, अगर सप्लाई ही नहीं होगी तो टैक्सेबल सप्लाई को देखने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर टैक्सेबल सप्लाई, अगर सप्लाई थी तो दूसरा कंसेप्ट टैक्सेबल सप्लाईज। टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब है तमाम सप्लाईज अदर देन एग्जम्प्ट सप्लाईज, वो सब की सब सप्लाईज जो कि एग्जम्प्ट के अलावा है वो टैक्सेबल सप्लाई बन जाएंगी। टैक्सेबल गुड्स क्या है, आगे चलते हैं। ऑल गुड्स अदर देन दोज व्हिच हैव बीन एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 13, मतलब एग्जम्प्ट के अलावा तमाम के तमाम गुड्स टैक्सेबल गुड्स हैं। टैक्स इनवॉइस मींस द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन सेक्शन 23। बेसिकली बातें ये हैं कि टैक्सेबल जब सप्लाई होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी देखोगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी देखोगे, उसके साथ देखोगे कि टैक्सेबल गुड्स हैं कि नहीं। टैक्सेबल गुड्स हैं तो टैक्सेबल सप्लाई देखोगे, टैक्सेबल सप्लाई है तो टैक्स लगाओगे। सिंपल सी बात है। एग्जम्प्ट के अलावा तमाम के तमाम सप्लाई ऑफ गुड्स पे, एग्जम्प्ट के अलावा बच्चों याद रखना, एग्जम्प्ट के अलावा तमाम के तमाम सप्लाई ऑफ गुड्स पर टैक्स लग जाएगा। इतनी सी बात है, इसको समझाने के लिए मैंने इतनी बातें की हैं, सिंपल सी बात। ये अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है मुझे बता दो, मैं आगे चलने लगा हूं, आगे सेक्शन 3 आने लगा है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बच्चों मुझसे पूछो। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है बच्चों, सेल्स टैक्स एक्ट का वन ऑफ, जिसे कह लो कि सबसे अहम सेक्शन, सबसे अहम सेक्शन सेक्शन 3 है, सेक्शन 8 है, शायद असेसमेंट का सेक्शन हो। बकिया सब के सब इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन टैक्स कितना है वो सब का सब स्कोप ऑफ ये सेक्शन 3 के अंदर डिफाइंड है। ये बहुत 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 अहम है। इसमें पूरे सेल्स टैक्स की समरी बयान की है, पूरे सेल्स टैक्स एक्ट की। तो हम इसको जरा पढ़ने लगे हैं बच्चों वर्ड बाय वर्ड, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। स्कोप ऑफ टैक्स पहला सेक्शन पढ़ रहे हैं 1, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। बच्चे बल्कि इस तरह करो कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है सेक्शन 1 और सेक्शन 1A, दोनों पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, फिर मैं पढ़ूंगा 1 और 1A बच्चों, फिर मैं आपको अगली बात बताता हूं, फिर मैं खुद समझाता हूं। पढ़ो बच्चों। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, लेकिन जरा थोड़ा सा इधर हट के है सर, लेकिन रिलेटेड टू सेल्स टैक्स है सर। बच्चे पूछो। अच्छा सर, देखें जिस तरह के 18.3 सेल्स टैक्स रूल्स ये जो 2006 में है सर, कि हर रजिस्टर्ड पर्सन या ये जो कंपनी है वो 18th ऑफ प्रीवियस मंथ के ऊपर वो अपनी फाइलिंग करेगी, राइट सर? मंथली सेल्स टैक्स जो होती है सर। 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जी सर, जी सर, जी सर। लेकिन सर अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जिस तरह अभी मैंने किए हुए हैं सर, कि मैंने टाइम बाद भी अगर किए, अगर लाइक 5 मंथ्स बाद भी अगर मैंने किए हैं, तो उसके ऊपर सर वो
जो उसकी वैलिडिटी है ना सर, वो ये नहीं शो कर रहा था कि आपने लेट ना फाइल किया है। आप वो मुझे लाइक अगर मैं कोई दिसंबर की अगर कर रहा हूँ तो वो मुझे सितंबर दिखाता है, सितंबर तक इसकी वैलिडिटी है सर। मुझे समझ नहीं आई ये बात। अच्छा सर, मैं आपको बताता हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल सर, अभी मैंने नवंबर की सर फाइल करनी है, राइट सर? ठीक है। नवंबर की अगर मैंने फाइल करनी है और वो मैं फाइल कर रहा हूँ लाइक फरवरी में सर, ठीक है, तो वहां पे सर लेट फाइलिंग आना चाहिए ना सर? क्योंकि अगर हम लोग यही क्लॉज अगर इसका देखते हैं 18.3 वाला जो है सेल्स टैक्स रूल्स का 2006 वाला है कि हमने 18th ऑफ एवरी मंथ हमने अपना सेल्स टैक्स हमने जमा करवाना होता है, राइट सर? ठीक है। लेकिन मैं करा रहा हूँ नवंबर की, मैं करा रहा हूँ सर फरवरी में। लेकिन जब मैं फाइल कर लेता हूँ सेल्स टैक्स, तो सर वो जो वहां पे नीचे एक आता है, मुझे उसका अप्रोप्रिएट वर्ड याद नहीं आ रहा सर, वहां पे आता है कि ये इसकी जो वैलिडिटी है वो सितंबर तक की है। मैं फरवरी में कर रहा हूँ और वो मुझे बता रहा है कि आप सितंबर तक कर सकते हो। तो इसमें सर ये वाला क्लॉज क्यों नहीं अप्लाई हुआ सर? बच्चे मैं सिंपल से बताता हूँ कि वैसे सितंबर तक तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। नवंबर की रिटर्न आप फरवरी में कर रहे हो तो नवंबर की रिटर्न जाएगी दिसंबर में। तो दिसंबर, सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने तक यूजली पहले लॉ अलाउ करता था कि 6 महीने तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हो लेट। सर सर वो पोर्टल हमें इजाजत देता है, लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ। 6 महीने से पिछली रिटर्न फाइल करनी होती है तो कमिश्नर से अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, पहले ये ओके था। अब उन्होंने वैलिडिटी कर दी है कि 6 महीने, 1 साल तक आप इसी रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ओके इस लेट फाइलिंग की बेसिस पे, देखो रिटर्न तो फाइल कर दी ना आपने, रिटर्न सर। जब फाइल कर दी तो लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे आपको नोटिस आएगा और वो आप उसका बताओगे कि आपने लेट क्यों फाइल की है और कैसे आप पे पेनल्टी ना लगाई जाए। आज नहीं, कल नहीं, तो बच्चों 6 साल के अंदर नोटिस आ ही जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ओके 10,000 ठीक का है। पेनल्टी भी लगेगी आपको। ओके 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 ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है सर, पूछ सकता हूँ सर? क्यों नहीं बच्चे, 10 सवाल पूछो यार, इसीलिए तो बैठा हूँ। अच्छा सर देखिए, जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास इनवाइस आ गई है, लाइक इनवाइस अमाउंट है 1 लाख रुपए, उसके ऊपर सर अगर फॉर एग्जांपल अगर सेल्स टैक्स है कोई 15% लगा हुआ सर, तो सर पहले इस तरह होता था कि लाइक अगर मेरे पास आया है तो मैंने 20% ऑफ सेल्स टैक्स की जो अमाउंट है वो मैंने गवर्नमेंट ट्रेजरी लाइक उसकी मैंने सीपीआर बनानी है सर, और बाकी जो 80% ऑफ सेल्स टैक्स की जो अमाउंट है वो मैं जिसने मुझे इनवाइस दिया है उसको मैं दे देता हूँ। पहले ऐसे होता था सर, लेकिन सर अभी क्या एक ऐसा रूल आया है कि हम 100% ऑफ सेल्स टैक्स अमाउंट हम लोग जिसने इनवाइस दिया उसको हम देंगे सर, और वो हमें सेल्स टैक्स सबमिटेड सेल्स टैक्स वो हमें शो करवाएगा सर? ये बच्चे बस बता दें सर। बच्चे 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल के एंड पे 11th शेड्यूल को खोलना, उसमें पहली लाइन लिखी हुई है कि द फॉलोइंग, वो 11th शेड्यूल में लिखा हुआ है टेबल विद होल्डिंग का। ठीक है, फर्स्ट टेबल सर की जो सीरियल नंबर 1 है उस पे लिखा हुआ है कि जब गवर्नमेंट आपकी विद होल्डिंग एजेंट होगी और जो जिसकी जो कंपनी होगी अदर बंदा, वो कंपनी होगी या एक्टिव होगा, तो 1/5 ऑफ द होल अमाउंट, आपने 1/5 ऑफ द टैक्स अमाउंट विद होल्ड करनी है। लेकिन जो ऊपर टेबल के ऊपर पहली लाइन लिखी हुई है कि ये जो रूल्स हैं, ये जो टेबल के बाद एंट्रीज आ रही हैं उस पे अप्लाई नहीं होता। लेट से कि मैं आपकी क्यूरी को एड्रेस करता हूँ, ये वैसे मैंने पढ़ाना भी था। सर आपको सेल्स टैक्स एक्ट नजर आ रहा है? सर ये बच्चे 11th आ गया। सर इसमें लिखा हुआ है द रेट फॉर विदहोल्डिंग और डिडक्शन बाय द विदहोल्डिंग एजेंट्स as specified are specified below, that withholding of tax under this schedule shall not be applicable on to the goods and supplies void clauses after the table। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है जो टेबल के बाद जो आ रहे हैं उस पे ये रूल्स, जो टेबल आ रहा है ये नहीं अप्लाई होगा। ये था पहले 1/5। ठीक है, किसी कैटेगरी में 1/10 है, किसी पे 5% ऑफ ग्रॉस सप्लाईज है। जरा नीचे जाते हैं, टेबल के बाद क्या आ रहा है। टेबल के बाद जो एंट्रीज आ रही हैं इसमें ये आप लास्ट पढ़ो, supplies made by an active taxpayer as defined under Sales Tax Act 1990 to another registered person with the exception of
एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, मतलब कि अगर एक्टिव रजिस्टर्ड को सप्लाई करता है, ठीक है, तो सर उस सूरत में आपने ये 1/5 या कोई भी परसेंट नहीं लगानी, पूरी की पूरी अमाउंट दे देनी है। ओके 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 ओके, अगर सर वो भी एक्टिव है और हम भी एक्टिव हैं तो लाइक हम फिर उनको 100% ऑफ सेल्स टैक्स अमाउंट देंगे, राइट सर? आप 100% दे दोगे। ओके ठीक है सर, ठीक है। और हम अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न में नील ही शो करेंगे सर? आप नील क्यों शो करोगे बच्चे? नहीं सर आप देखिए ना, अगर हम नहीं नहीं सर देखें, वो हमें अपनी सबमिटेड सेल्स टैक्स जब वो हमें देंगे तो उसके अंदर तो आ रहा होगा, जैसे सर पीआरए से रिलेटेड होती है वो हमें दे देते हैं कि हमने आपकी कंपनी के नाम की का हमने इतना सेल्स टैक्स जमा करवाया हुआ है, राइट सर? लेकिन हम तो अपनी सेल्स टैक्स में नहीं शो करवाएंगे ना सर। बात समझो, मैंने आपको बताया अब पैसे कौन देता है, जो परचेजर है वही पैसे देता है ना, जो परचेज करेगा आइटम बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वही देगा। मैंने बताया आपको परचेज जब करोगे तो उस पर लगता है इनपुट टैक्स, ठीक है। ओके ओके सर। जब इनपुट टैक्स लगता है, इनपुट टैक्स का मैंने बताया कि उस पे लगता है, वो फीड करना होता है एनेक्स्चर ए के अंदर। तो जी सर। आपके एनेक्स्चर ए के अंदर वो अमाउंट जो आपने परचेज की है उसका क्रेडिट आ रहा होगा, ठीक सर। ठीक है। आप जब भी रिटर्न फाइल करने लगो ना, तो उसके सर अंदर एनेक्स्चर ए खोलोगे तो उसमें उस कंपनी ने क्रेडिट दिया होगा कि ये मैंने इसको सेल की है और इस पे सेल पे मैंने इतना टैक्स मुझे मतलब इसने मुझे दे दिया है, तो वो आपको इनपुट आपकी रिटर्न में शो हो जाएगा। ठीक है सर। ये ओके। जो सेलर है ना, जो सेलर है वो खुद डालेगा। जी सर, वो खुद डालेगा तो सर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारे उधर? हाँ जी बच्चे, वो डालेगा ना आपका एनटीएन, तो आपकी जी सर, जी सर। एनेक्स्चर ए के अंदर ऑटोमेटिकली फीडिंग होती है। एनेक्स्चर सी में आप खुद ओके। फीड करते हो, एनेक्स्चर ए जी के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो फीड करता है सेलर जो होता है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह सर। कोई मसला नहीं बच्चे। बच्चों सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 और 1A पढ़ा है आप लोगों ने बच्चों? नो सर। बच्चे इस नो सर का क्या मतलब है? इमरान रसूल भाई थोड़ा सा समझाते हैं बच्चे। बच्चों ये सब सेक्शन 1 और 1A पढ़ लिया है? जी सर, पढ़ ली है। मैं अब पढ़ाता हूं। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट there shall be charged, levied and paid a tax known as sales tax at the rate of, यहाँ 17 है वैसे 18 हो गया, 18% of the value of sales tax लगेगा 18% पे। There shall be charged, levied and paid a tax known as sales tax at the rate of 18% of the value of taxable supplies। सप्लाई की बात नहीं हो रही या टैक्सेबल गुड्स की बात नहीं हो रही, टैक्सेबल सप्लाई की बात हो रही है। टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय हिम। तो टैक्स से कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, अगर वो इन द एग्जाम्प्ट के अलावा होगी तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी हो जाएगी। तो कहना ये चाह रहा है कि कोई भी टैक्सेबल सप्लाई होगी made by a registered person in the course of furtherance of taxable activity carried on by him। इस सिनेरियो में जो भी टैक्स होगा वो 18% हो जाएगा। अगर गुड्स इंपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में इररिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनल डेस्टिनेशन टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान, तब भी जो टैक्स है जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उन पे 18% हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि कौन से आइटम पर सेल्स टैक्स नहीं है। यहाँ पर लिखा है टैक्सेबल सप्लाई करोगे या इंपोर्टेड गुड्स बेचोगे तो सेल्स टैक्स लग जाएगा एट द रेट ऑफ 18%।
कोई डिस्टिंग्विशमेंट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब के सब आइटम टैक्सेबल हो जाएंगे, सब के सब आइटम्स। ठीक है बच्चों, आगे चलता हूं, मैं 1A पढ़ाने लगा हूं, सब सेक्शन 1A, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 8 और एनी अदर नोटिफिकेशन इशूड देयर अंदर वेयर टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड टू अ पर्सन, कोई भी सेल कर रहे हो कोई भी किसी भी बंदे को, who has not obtained a registration number or is not an active taxpayer, there shall be charged, levied and paid a further tax at the rate of 3% of the value in addition to the rate specified in section 1, 1B, 2, 5, 6, subsection section 4, provided that the Federal Board of Revenue in government, federal government या Federal Board of Revenue may by notification in the official gazette specify the taxable supplies in respect of which the further tax shall not be charged। बच्चों ये आखिरी 3 लाइनें हैं ना, ये जगह जगह पे रिपीट होंगी, ये रेपिटिशन हर सब सेक्शन में आएगी। तो गवर्नमेंट के पास पावर है, जब मर्जी जिस मर्जी आइटम पर चाहे जितना मर्जी टैक्स लगाए। ऊपर वाली थोड़ी सी लाइनें पढ़ लेते हैं। अगर कोई बंदा किसी भी बंदे को सेल करता है जो कि अनरजिस्टर्ड है या इनएक्टिव है फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स टैक्स, तो उस पर वो 18% नहीं बल्कि 21% सेल्स टैक्स उससे चार्ज करेगा। ये वो तमाम आइटम जो 3rd शेड्यूल के अलावा हैं, मतलब ग्रोसरी आइटम, ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं उनके अलावा जितनी भी परचेजिंग करोगे बच्चों, उस पर जो टैक्स लगेगा वो 21% लगेगा, ना के 18%। ऊपर पढ़ा आपने 18%, नीचे पढ़ा आप लोगों ने कि अगर अनरजिस्टर्ड या इनएक्टिव है उस पर जो सेल्स टैक्स है 18 नहीं होगा 21 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन बच्चे तो बताओ। चलो नो सर। अभी मेरा बच्चों आप लोगों से सवाल है, एक सवाल है, ठीक है। सवाल कुछ ये है बच्चों कि एक बंदा है वो लंडे के कपड़े खरीदता है, एक बंदा लंडे के कपड़े खरीदता है या कोई बंदा लंडे के कपड़े बेचता है। कोई बंदा एक घर जो है डिमोलिश हो गया है तो जो उसकी ईंटें हैं उसकी ईंटें बेचता है। कोई बंदा उस घर का सरिया बेचता है, कोई बंदा उसके लकड़ी के टूटे हुए दरवाजे बेचता है। इस तमाम सिनेरियो में क्या सेल्स टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? चलो बच्चों शुरू हो जाओ, जवाबों पे शुरू हो जाओ। अच्छा सर लंडे वाली ज्यादा बात है तो लास्ट टाइम उस पे आई थिंक इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ था सेल टैक्स जो, ठीक है, लंडे वाले पे किया और और जो सर जो डिमोलिशिंग है सर वो गुड्स है तो उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा। सर देखें, जब स्टार्टिंग में ही जब लाइक कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो अगर सेल्स टैक्स तभी लग गया था तो फिर सेकंड टाइम के ऊपर तो फिर कोई सेल्स टैक्स नहीं लग सकता सर। अच्छा ठीक है। अच्छा सर इसमें एक आपने जो शुरू में क्लास पढ़ा रहे थे उसमें सेक्शन बी जो लिखा होता बैंक करप्टी में जो लिक्विडेशन होती है उस पे भी तो आ रहा था ना सेल टैक्स, तो ये इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा डिमोलिशिंग और जो ब्रिक्स वगैरह या सरिया बेचेंगे। मैंने सवाल पूछा है, आप जवाब दें, आप मुझसे पूछ रहे हैं। सर एक क्वेरी है ना सर, उसे रिलेट कर रहा हूँ, मेरे रिलेट मुताबिक सर होना चाहिए इस पे। अच्छा रिलेट कर रहे हो मुझे, मुदस्सिर भाई अच्छा रिलेट कर रहे हो। मैं जवाब दूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा इंशाल्लाह जब तक मैं हयात हूँ। तो और बच्चे और बताओ, कोई और बच्चा बताए कि जैसे कंडेम्ड सरिया होता है, खत्म हुआ हुआ सरिया, ईंटें जो थोड़ी खराब हो गई हैं या यूजेबल हैं, ठीक है, या यूजेबल हैं या लंडे के कपड़े हैं, इन तमाम पे सेल्स टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बच्चे अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ। एक बच्चे ने तो मैसेज कर दिया मुझे, नो सर, ठीक है, ये हैं भाई का नाम है हमजा फरीद, ठीक है,
गुलाम अब्बास भाई, गैस हैदर, मिस सोनिया, तैयब, नादिया, आप लोगों के जवाब रह गए हैं बच्चों। एक मैसेज आ गया, नहीं लगेगा। ठीक है, और कोई सवाल और कोई जवाब दे दे बच्चों। यार ऑडियो बोल लिया करो, ऑडियो में बोल लिया करो, नहीं होता कुछ यार। पीछे शोर भी है तो खैर है, मुझे पता है कि इवनिंग टाइम है, कोई मसला नहीं है, माइंड करने वाली कोई बात नहीं है, बोला करो बच्चे। सर नहीं लगेगा। अच्छा, मिस जी नादिया आप बताएं, एक नहीं सर, क्वेश्चन नहीं लगना तो नहीं चाहिए सर, नहीं लगेगा। सर, लगना। अगर इन्हीं जो ये डिस्पोज चीजें होती हैं, अगर ये फैक्ट्री वाले ले लेते हैं और इनको मतलब रिसाइकिल करके अगर मार्केट में प्रोडक्ट करके मतलब दोबारा बना के देंगे तो फिर लगेगा। वैसे नहीं मेरे लगेगा। ख्याल वैसे नहीं लगेगा। अच्छा, और ठीक है, मिस सोनिया आपका पॉइंट आ गया। मिस नादिया आप कह रही हैं कि नहीं लगेगा, आपने सीधा सीधा जी कहा। जी ठीक है, गैस हैदर भाई, तैयब भाई, तो आप भी बता दो। सर सर ये अगर रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहा है तो सर फिर वो लगाएगा। अब देखना ये है कि बेच कौन रहा है इस माल को, एक इंडिविजुअल बेच रहा है या कंपनी बेच रही है। ठीक है, चलो परफेक्ट। तैयब बच्चे, चलो आप भी बता दो यार, या गैस हैदर भाई आप बता दो यार। नो सर, नहीं लग रहा, क्योंकि ऑलरेडी जब उन्होंने परचेज किया था तो उसके ऊपर टैक्स दे दिया है। अभी ये तो जो समझ लें कि प्राइवेट सेल परचेज हो रही है किसी के दरमियान, पार्टी 1 और पार्टी 2 के दरमियान। मेरे ख्याल में तो नहीं लगना चाहिए। आपके ख्याल में? अच्छा बच्चों, थोड़ा सा जरा ना, थोड़ा सा जरा पीछे चलते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो चीज बताई है ना, मैं आंसर देने लगा हूं, गौर करिएगा। मैंने बताया सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेट, सब सेक्शन 1 देखो, there shall be charged, levied and paid a tax on a sales tax at the rate of 18% of the value of taxable supplies goods imported into Pakistan। मैंने कहीं कहा है कि एग्जम्प्ट पे नहीं, एग्जम्प्ट है ये आइटम्स? मैंने कहीं पे बोला है कि ये आइटम्स पे टैक्स पहले पे हो चुका है, कुछ है? या मैंने कहा है कि इन पे ये एग्जम्पशन लगी हुई है, या कहीं 6 शेड्यूल में फॉल करता है, या सेक्शन 13 इन पे लगता है? अगर मैंने नहीं कहा तो आप कह दो ना कि सर सेक्शन 13 लगेगा इनके ऊपर, क्योंकि पीछे अभी सेक्शन 13 का हम पढ़ के आए हैं कि टैक्सेबल गुड्स नहीं है। बट पॉइंट है कि ये टैक्सेबल गुड्स अगर हैं, टैक्सेबल सप्लाईज हैं, तो बच्चों इन पे टैक्स लग जाएगा, चाहे कंडेम्ड माल हो, चाहे कंडेम्ड सब कुछ हो, कंडेम्ड कपड़े हो, कंडेम्ड कुछ भी हो, सेल करोगे जिस मर्जी को करोगे, सेल्स टैक्स लग जाएगा। हाँ, इंडिविजुअल सेल्स टैक्स नहीं लगाता, सेल्स टैक्स वही लगाता है जो कि बिजनेस इंडिविजुअल होगा, या बिजनेसमैन होगा, या एओपी होगी, या कंपनी होगी। आप लोग ने सेल्स टैक्स, मैंने बताया कि ये लगता है ट्रांजैक्शन बेस, ट्रांजैक्शन होगी उसके ऊपर जो आइटम बिकेगा, बेसिकली आइटम बेस, जो भी आइटम बिकेगा उसको अकॉर्डिंगली देखना है। मैंने तो नहीं कहा कि एग्जम्प्ट है, मैंने तो ऐसा लफ्ज ही दावा नहीं किया। और मैंने ऊपर बताया कि बगैर किसी, अगर कोई एग्जम्पशन किसी चीज पे नहीं है तो उसके अलावा सब पर, सब के ऊपर सेल्स टैक्स लग जाएगा बच्चों। कंफ्यूज नहीं होना, लगाना है सेल्स टैक्स। ये नहीं कहना कि नहीं लगता, नहीं लगता तो सप्लाई नहीं होगी तो नहीं लगता, जब सप्लाई नहीं है तो टैक्सेबल, तो सप्लाई तो होगी नहीं ना। तो इस सिनेरियो में इस तरह से आप लोगों ने देखना है, सेल्स टैक्स बच्चों लग जाएगा। हमने कंपनी का सरिया बेचा है तो सेल्स टैक्स, अगर कंपनी ने बेचा है तो सेल्स टैक्स लगा देगा। कबाड़िए ने कबाड़ियों को बेचा है, दोनों रजिस्टर्ड हैं, सेल्स टैक्स लगाएंगे। इंडिविजुअल जब बेच रहा होता है कबाड़िए को तो वो सेल्स टैक्स नहीं चार्ज करता, क्योंकि वो इंडिविजुअल सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड होता ही नहीं है। तो अगर वो कबाड़िए को उठा के सामान दे देता है, कबाड़िया आगे से कबाड़िए को बेचता है, तो बच्चों दोनों का बिजनेस है। जब बिजनेस होगा तो सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन भी करानी पड़ेगी, और जब रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी तो फिर टैक्स भी देना पड़ेगा।
कंफ्यूज्ड ना होइएगा। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। परफेक्ट यस बच्चों। सर। चलें आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चों जो 1B 1C 2 3 4 सेक्शन आएंगे ना, इनको जरा समझने की बड़ी जरूरत है। अच्छा बच्चों, बर्डन तो नहीं हो रहा आप लोगों पे? मैं पढ़ा लूं आगे या बर्डन हो रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? एब्जॉर्ब हो रहा है ना जो मैं पढ़ा रहा हूं? मैं आगे चलूं ना? यस, ऑल गुड। चलो अच्छा, अब आगे जितने भी आएंगे ना, अब इसके लिए एक चीज याद रखिएगा। सेल्स टैक्स में स्केड्यूल्स हैं या शेड्यूल्स हैं, ठीक है? एक ही लफ्ज है, उसको एक अंग्रेज बोलेगा तो स्केड्यूल बोलेगा, मेरे जैसा पाकिस्तानी बोलेगा तो शेड्यूल बोलेगा। अब आगे आ रहे हैं शेड्यूल की बातें। जहां पर शेड्यूल या स्केड्यूल लिखा हुआ आ रहा है, वो ये कहता है, सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई आइटम किसी स्केड्यूल में मेंशन्ड है, कोई आइटम किसी स्केड्यूल में मेंशन्ड है, उस पे वो रेट ऑफ टैक्स लगेगा जो उस स्केड्यूल में लिखा हुआ है, ठीक है? अगर कोई आइटम किसी भी स्केड्यूल में मेंशन्ड है, उस पर वही रेट लगेगा जो उस स्केड्यूल में मेंशन्ड है, मां सिवाय स्केड्यूल नंबर 3 या थर्ड स्केड्यूल, उसके अलावा, क्योंकि उसको सेक्शन 3 में डिफाइन कर दिया है। उसके अलावा जितने भी स्केड्यूल में आइटम्स आए हैं, उन पर वही रेट लगेगा जो उनके ऊपर उधर लिखा हुआ है। तो आगे इसको पढ़ते हैं। ऑन द गुड्स स्पेसिफाइड इन 10th schedule, in lieu of levying and collecting tax under subsection 1, the tax shall be levied and collected in the mode and manner specified therein. वहां पर जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से होगा। ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट मशीनरी अंडरटेकिंग एस्टैब्लिशमेंट इंस्टॉलेशन प्रोडक्शन, वहां पर जो लिखी हुई है उसी हिसाब से। ऑन फिक्स बेसिस फ्रॉम एनी पर्सन, तो जो वहां पर लिख दिया गया है उसी के हिसाब से 10th schedule में वो रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। Notwithstanding the provision of subsection 1, the taxable supplies, अब मैंने कहा था थर्ड शेड्यूल के अलावा, taxable supplies and import of goods specified in third schedule shall be charged to tax at the rate of 18% of the retail price. चलो इसको अभी मैं सेकंड स्केड्यूल को पेंडिंग करता हूं, पहले बकिया पढ़ा दूं। जरा डबल ए देखें। Goods specified in 8th schedule shall be charged to tax at the rate and subject to such condition and limitation as specified therein. आगे बी लिखा हुआ है, the federal government may subject to such condition restriction as it may impose by notification in the office gazette declare that in respect of any taxable goods etc etc. कहने का मतलब यह है कि 8th शेड्यूल में वो आइटम्स जो वहां पर मेंशन्ड है उन पे वो रेट ऑफ टैक्स लगेगा जो वहां पर लिखा हुआ है। थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 10th शेड्यूल में वो रेट ऑफ टैक्स लगेगा जो वहां पर लिखे हुए हैं, और वहां पे जो रूल्स लिखे हैं वो वही लग जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट जिस आइटम को जिस मर्जी शेड्यूल में जाना चाहे, डालना चाहे, जो मर्जी रेट ऑफ टैक्स शेड्यूल पे लगाना चाहे, फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट इशू करेगी और उस पर टैक्स लगा देगी, तो वो आप पर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा अब मैं एक मिनट जरा, अच्छा थोड़ा सा जरा नीचे देखें 3B देखें। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 and 3, sales tax and import of supply of all the goods specified in 9th schedule to this act shall be charged and collected and paid at the rate in the manner at the time of subject to procedure and condition as specified therein, or as will be prescribed, and the liability to charge, collect, pay and tax shall be on the person specified therein. जो वहां पर लिख दिए गए हैं उसी के हिसाब से होगा। तो मैं अभी आपको कुछ शेड्यूल दिखा देता हूं ताकि आप लोगों की, क्योंकि मैं बच्चे पढ़ाऊंगा आपको, बेफिक्र रहें, बट शेड्यूल दिखाता हूं ताकि आप लोगों की नजर से जरा गुजर जाएं। अब ये बच्चों आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही होगी सेल्स टैक्स एक्ट की। बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 10th शेड्यूल। बच्चों नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर, क्लियर है। जी सर, क्लियर है। यहाँ पे लिखा हुआ है द टैक्स ऑन ब्रिक्स फॉलिंग इन द पीसीटी हेडिंग दिस
shall be paid on fixed basis at the rate specified in table below। जो है 10th शेड्यूल में आइटम आ रहे हैं उसके ऊपर नीचे आइटम आ रहे हैं और उस पे रेट फिक्स होगा। जरा 10th शेड्यूल देखते हैं। वो कहता है ईंटें जो ईंट लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बनती हैं, मतलब जो भट्ठा है, ईंटें बनाने की इंडस्ट्री है, ईंटें बनाने की फैक्ट्री है। अगर कोई ईंटें बनाने की फैक्ट्री लाहौर में है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में है, वो माहाना सेल्स टैक्स देगा 12,500। जो अटक, चकवाल, जेलम, मंडी, बहाउद्दीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा में है, वो माहाना सेल्स टैक्स देगा 10,000 रुपए। जो खुशाब, मियां वाली, बखर, लिया, मुजफ्फरगढ़ में एक्सेट्रा एक्सेट्रा में है, वो माहाना सेल्स टैक्स देगा 7500 रुपए। इसका मतलब है कि सेल्स टैक्स उन्होंने एरिया वाइज यहाँ पर डिफाइन कर दिया। उन्होंने एक आइटम को उठाया, वो है ब्रिक्स, ईंटें। ईंटों के ऊपर इस 10th शेड्यूल में रेट उन्होंने दे दिया। रेट क्या दिया? फिक्स्ड रेट दिया कि इतना इतना फिक्स्ड रेट है। कह रहा है कि जो इस तरह के आइटम्स हैं, ईंटें हैं, एरिया वाइज जो भी टैक्स बनता है वो वहां पर लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ईंटों के ऊपर लगा दिया है और ये टैक्स है फिक्स बेसिस पे। अब जरा पीछे चलते हैं, 9th शेड्यूल देखते हैं। नहीं 9th शेड्यूल नहीं, 9th शेड्यूल नहीं, 9th शेड्यूल अभी थोड़ा सा है टेक्निकल। 8th शेड्यूल था। 8th शेड्यूल कहता है कि आप लोगों ने पढ़ा कि अब ये क्लॉज AA ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3, वही जो हमने पढ़ी थी, यहाँ पर जो भी रेट ऑफ टैक्स दे दिया गया है, जो रेट ऑफ टैक्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है वही लग जाएगा। वो क्या है? यहाँ पर तो पहले ओमिटेड आ रहे, मतलब ये एंट्रियां निकाल दी गई हैं। नीचे देखो, सेकंड हैंड एंड वॉन क्लॉथिंग ऑफ फुटवेयर, लंडे के कपड़े, ये आ रहे हैं बच्चों इस 8th शेड्यूल में। इस पे रेट ऑफ सेल्स टैक्स लगा हुआ है 5%। तो चूंकि एग्जम्प्ट नहीं है और शेड्यूल का आइटम है, तो इस पे 18% नहीं बल्कि 5% लग जाएगा। तो शेड्यूल में जो आइटम आ रहे हैं उस पे वही रेट ऑफ टैक्स लगेगा जो शेड्यूल में दिया हुआ है। शेड्यूल के अलावा यहाँ पर नहीं आएंगे। अगर देखें बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल गैस 5%, तो जो 5% है नेचुरल गैस पे, मतलब सुई गैस आ गई, उसके ऊपर तो 5% लग जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड 5% लग जाएगा। लोकली प्रोड्यूस कोल 7%, 700 पर मेट्रिक टन। तो यहाँ पर जो रेट्स दे दिए गए हैं वही रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स। बच्चों कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही आप लोगों को? स्क्रीन नजर आ रही है? कोई मसला तो नहीं आ रहा इसके अंदर? नो सर। ठीक है। तो ओवरऑल बच्चों सेल्स टैक्स ने ये कहा है कि सेल्स टैक्स चार्ज कैसे होगा? जो शेड्यूल में आइटम्स आ रहे हैं उन पर अकॉर्डिंगली जो शेड्यूल के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन। अब इसमें रूल क्या है? इफ सप्लाई टू अ फर्टिलाइजर प्लांट फॉर यूज एज फीड स्टॉक इन मैन्युफैक्चरिंग, अगर नेचुरल गैस किसी और को दी जाएगी, इसका मतलब है वो शेड्यूल से बाहर निकल जाएगी और उस पे 18% सेल्स टैक्स लग जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड के बारे रूल है, इफ इंपोर्टेड बाय अ फर्टिलाइजर कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ DAP, इसके अलावा अगर कोई और चीज है तो वो ऑटोमेटिकली उठ के सेक्शन 3 की क्लॉज 1 में चली जाएगी जिसमें लिखा हुआ है 18% सेल्स टैक्स लगेगा। तो अगर ये रूल फॉलो नहीं होगा तो जनरल रूल जो कि 18% है, ये रूल फॉलो होगा तो 5%। इसके अलावा इसमें बात नहीं, ये बड़ा ही सिंपल सा है। शेड्यूल आइटम जो शेड्यूल में लिख दिया है, शेड्यूल के अलावा टैक्स जो है वो 18%। एग्जम्प्ट है तो एग्जम्पशन पे कोई टैक्स नहीं। जीरो रेटेड है तो वो भी टैक्सेबल होंगे बट सेल्स टैक्स उसमें रेट 0 है। कंफ्यूज ना होइएगा। मैं यहीं पे सेशन को बच्चों खत्म करता हूं। आप लोगों के सवालों का टाइम है, कोई सवाल है तो बच्चों पूछो। हम सेक्शन 3 को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कब होगी? अब बच्चों आज क्या है? थर्सडे है बच्चों। अगले हफ्ते भी क्लास नहीं है, उससे अगले हफ्ते भी क्लास नहीं होगी, मतलब 2 वीक्स की छुट्टियां आ रही हैं। तो बच्चों सेक्शन 3 और ये टेबल्स को जरा रिव्यू कर लीजिएगा।
जो क्लास की टाइमिंग होगी मे बी हम मंडे या ट्यूसडे को 3 घंटे की क्लास कर लें अगर पॉसिबल हुआ तो, ताकि हम इसको खत्म कर सकें सेशन को, मतलब आगे पढ़ सकें, आप लोग भूलें ना। तो इसके लिए शायद हम कर लें एक सेशन, बट देखते हैं कैसे हम सेशन को कंडक्ट करते हैं। बट ओवरऑल बच्चों फिलहाल अभी मुझे क्लास की टाइमिंग का नहीं पता नेक्स्ट सेशन का, बट ये कि आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है जो मैंने आज पढ़ाया। ये प्रेजेंटेशन भी शेयर हो जाएगी, लॉ आपके पास कल किसी बच्चे ने शेयर कर दिया था, तो बच्चों जरा पढ़ना शुरू करो, देखना शुरू करो, और मुझसे कोई सवाल है तो मैं हाजिर, जितने सवाल मर्जी पूछो बच्चों। अब आप लोगों का टाइम है, कोई सवाल है तो पूछो, नहीं तो मैं सेशन बस खत्म कर दूंगा। आप लोगों का टाइम है, गो अहेड बच्चों। थैंक यू सर। बस अच्छा सर, ये लेक्चर डाउनलोड हो सकते हैं? आई डोंट थिंक बच्चे डाउनलोड हो सकते हैं। वैसे ही आपके सामने आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो काफी अरसे तक, लेकिन ये कि 6 महीने इसके बाद अब सेशन खत्म होगा उसके बाद भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, फिर शायद आपसे रिकॉर्डिंग खत्म कर दी जाए। तो देखिएगा बच्चों, आपको एक्सेस काफी अरसा रहेगी, बार बार देखते रहिएगा, कोई मसला नहीं है। कोई सवाल है बच्चों तो हाजिर हूं मैं, बच्चों पूछो। सर सर मेरा एक सवाल है। पीछे प्लीज। सर ये मैन्युफैक्चरिंग की जो अक्सर कंपनियां होती हैं, तो ये अगर बंद हो जाए किसी भी वजह से, जैसे कोरोना में बहुत सारी कंपनियां जो थी मैन्युफैक्चरिंग वाली वो बंद हो गई थी, तो तब भी क्या सेल टैक्स की जो रिटर्न फाइल होती है वो करनी पड़ती है? बच्चे कंपनी तो बंद हुई है ना, एनटीएन तो बंद नहीं हुआ ना, करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। ठीक है। और बच्चों किसी का कोई सवाल? चलो बच्चों मैं बंद करता हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी जल्दी, आप लोग लेक्चर जरूर देखते रहिएगा, मैं सेशन का बता दूंगा आप लोगों को। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज बच्चों, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।